हूँ, बीते 6 महीनों से पूरी दुनिया एक ऐसे संकट से जूझ रही है, जो संकट एक महामारी के तौर पर हमारे सामने आया, एक ऐसे रूप में आया जिसके सामने हमें खुद नहीं पता, पूरी दुनिया को नहीं पता कि आखिर ये कब तक चलेगा, आखिर ये कब खत्म होगा। हमने तमाम तरीके की कोशिशें कर ली, हमने लॉकडाउन लगा के देख लिया, हमने अपने आप को घरों में बंद करके देख लिया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बना लिया, हम रूटीन में आ गए, लेकिन बावजूद इसके अभी एक फॉर्म बना हुआ है। सन 2020 की शुरुआत के कुछ दिनों पहले पूरी दुनिया में कोरोना का पहला मामला सामने आया था और उसके बाद आज 6 महीने बीत गए। हम ठीक इस साल को आधा बिता चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे वैज्ञानिक, अभी भी हमारे डॉक्टर्स इस बात में लगे हुए हैं कि आखिर कोरोना नाम के इस महामारी का कैसे होगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे, हमारे साथ वैज्ञानिक होंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है ये कोरोना। पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, कोई सर्टिफाइड दवा नहीं है, कोई ऐसी रामबाण दवा हमें अभी तक नहीं मिल पाई है जिसको कि हम मान लें कि ये दवा हमें कोरोना के कोविड-19 के इफेक्टेड लोगों को देनी ही है। मैं स्वागत करूंगा अपने पैनल का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अशोक कुमार जी जयपुर से। प्रोफेसर अशोक कुमार एक जाने माने वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञानी हैं, और उसके अलावा आप कई विश्वविद्यालयों के, कानपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, जयपुर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे जयपुर यूनिवर्सिटी के, और अभी फिलहाल श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय राजस्थान निम्बाहेड़ा के कुलपति के तौर पर काम कर रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट और एक शिक्षाविद प्रोफेसर अशोक कुमार हैं। डॉक्टर त्रिलोक रंजन बहुत जाने माने फिजिशियन हैं और अपनी एथिकल प्रैक्टिस के लिए जाने जाते हैं। हम इन दोनों लोगों से ये बात करेंगे कि सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या रहा है दुनिया भर की। प्रोफेसर अशोक कुमार, डॉक्टर त्रिलोक सर एकदम फुल पे है, सर एकदम फुल पे है। मैं ये कहूंगा कि अभी अशोक कुमार सर से बात करेंगे। क्या मुझे रेफरेंस ही नहीं मालूम क्या? 120 कंपनियां, दुनिया भर की 120 कंपनियां खोज में जुटी हुई है कोरोना वायरस के लिए। कोई एक ऐसा वैक्सीन निकल जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ये महामारी अपने अंत पर आए, लेकिन इस 120 कंपनियों के बावजूद 13 मामले सिर्फ हमारे सामने ऐसे आए हैं जहां पर मामला क्लिनिकल ट्रायल तक ये शोध पहुंचा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी लगी हुई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि 4 तरह के स्ट्रेन हैं और ये वायरस जो है इतनी तेजी से अपना कैरेक्टर बदल रहा है। तो प्रोफेसर अशोक कुमार जी, आप ताजा जानकारी क्या है दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बन रही है, उसकी ताजा जानकारी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है और वर्तमान स्थिति में इस वर्ष इस दिवस का काफ़ी महत्व है। और सबसे पहले मैं सभी चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और उनका ये देश और ये विश्व सदैव ऋणी रहेगा जिस प्रकार से उन्होंने इस कठिन काल में मानवता की सेवा करी है। और ये एक सौभाग्य की बात है, चांस की बात है कि आज जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी है। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो जो पुरानी प्रवर्ब है अंग्रेजी की, वो मेरे ख्याल से आज सबसे ज्यादा चरितार्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। तो इस हेल्थ इज वेल्थ के ही कारण आज जो हेल्थ है उसकी तमाम चर्चा है और उस पर ही हम सब आश्रित हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये महामारी जो है वो पूरे विश्व में फैली हुई है, और आज लगभग 10 मिलियन लोग जो हैं इससे प्रभावित हो गए हैं, और भारत में लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो इस समय एक चिंता का विषय है
जैसा कि आपने बताया, अभी तक कोई भी ऐसी दवा इसके उपचार के लिए या कोई भी ऐसी वैक्सीन अभी तक इसके लिए नहीं बन पाई है। तो जब तक ये वैक्सीन और ये ड्रग कोई बन के नहीं आ जाती, तो हमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है कि हमें सतर्कता और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमें अपने आप को इससे बचाना चाहिए, और इसको बचाने के लिए सबसे जो प्रमुख है बात है कि हम हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको हम बूस्ट करें, उसको हम अच्छा बनाएं, ताकि जब तक कोई ड्रग या कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम इस अपने शरीर को, मानव अपने शरीर को इस कोरोना रोग से बचाएं। तो अभी विश्व में विभिन्न प्रकार के जो दवाएं हैं उनका प्रयोग हो रहा है, और WHO ने कुछ दवाओं को ये स्वीकृति दी है कि वो ह्यूमन ट्रायल पे जाएं। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत पहले ही यूएस में भी करी थी एक दवा जिसका नाम था रेमडेसिवियर। और रेमडेसिवियर जो है ये वास्तव में एक कोई नई ड्रग नहीं है। बहुत पहले, वर्षों पहले इबोला नाम का एक वायरस आक्रमण हुआ था और उसमें इस दवा का प्रयोग किया गया था और उसमें सफलता मिली थी। तो इसलिए इस दवा पे, रेमडेसिवियर दवा पे काफी प्रयोग जारी है और ह्यूमन ट्रायल बहुत आवश्यक है, और आशा की जाती है कि ये दवा जो है वो कोरोना रोग के लिए लाभदायक होगी। और भारतवर्ष में इसको बनाने के लिए 2 कंपनियों को उसका स्वीकृति मिल गई है। एक जो सिप्ला है उसको स्वीकृति मिल गई है ताकि वो ड्रग बनाएगी, और दूसरी जो है इस कंपनी जो है वो हेट्रो कंपनी है। तो ये दोनों जो है वो रेमडेसिवियर प्रोफेसर अशोक कुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं सिर्फ ये अभी समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो 120 कंपनियां इस वैक्सीन को डेवलप करने में लगी हुई, जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन की बात है, इसमें क्या कोई संभावना हमें अभी दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा प्रयोग कहीं ऐसा हो रहा है जो शायद जल्दी से जल्दी जिसमें हम सफलता की बात सुनेंगे? देखिए, जैसा कई ऐसे प्रयोग हुए और ह्यूमन ट्रायल पे आते फेल होता है। जी, वो असल में जैसे अभी मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसमें समय लगता है, और उसका फेज 1 ट्रायल होता है, फेज 2 ट्रायल होता है, फिर फेज 3 ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो बहुत सी जो दवाएं ऐसी देखी गई हैं कि फेज 1 और फेज 2 पे तो काफी सफल हो जाती हैं, लेकिन जब हम ह्यूमन ट्रायल करते हैं, जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो वास्तव में उस समय बहुत सी ड्रग्स जो हैं, बहुत सी वैक्सीन जो है वो सफल नहीं हो पाती। और इस वैक्सीन को बनने के लिए ये बहुत सारे प्रयोगों की आवश्यकता होती है, और विशेष तौर से ये जो वैक्सीन का काम ये नहीं कि हम रोग से अपना बचाव कर लें, लेकिन हमें वैक्सीन के बारे में ये भी देखना होता है कि इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होता। तो उसके दुष्प्रभाव देखने के लिए समय चाहिए। तो उस कारण से कोई भी वैक्सीन जो है लगभग 1.5 साल 2 साल से पहले बनने की संभावना उसकी, जो कि उपयोग में आ सके, ये संभावना कम हो जाती है। सफलता होने के बाद भी समय लगता है। तो पहली बात तो ये है कि सफलता में समय लगता है, क्योंकि इसमें बहुत से ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं और इसका साइड इफेक्ट्स है कि नहीं। ये जो मैं आपको ड्रग बता रहा था, ये वास्तव में WHO ने ये और FDA ने इसको इसलिए अप्रूव किया हुआ है क्योंकि इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी मालूम है, ये पहले ही प्रयोग में आ चुकी है इबोला में। तो इसलिए अगर ये ड्रग जो है वो सफल हो जाती है तो कम से कम हम रोग को उसका निदान कर सकते हैं। तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होगा, अपने को बचाना होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। ये अवेयरनेस किसी भी प्रोग्राम में बहुत आवश्यक है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अवेयरनेस जब तक कोई वैक्सीन नहीं है, तो है नहीं कि आप अभी उसके वैक्सीन के लिए आप डिपेंड रहेंगे, आप वेट करेंगे। जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक तो आपको अपने आप को बचाना ही है ना, जब तक ड्रग नहीं है। तो ये सबसे जो आवश्यक है, और यही बात मैं डॉक्टर त्रिलोक रंजन को जानने। हाँ, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम
देखिए ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बीमारी हो, जितनी जल्दी से जल्दी उसका हम डायग्नोसिस कर लेंगे, उसके ठीक होने की संभावना हो जाएगी। यही ठीक सर। हमारे साथ इसके साथ है, कोविड जी के जी। साथ। डॉक्टर त्रिलोक रंजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, उत्तर से मिल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी मुसीबत का मामला हो गया है। 6 महीने बीत गए हैं और अगर बहुत पैनिक की बात करें तो 3 महीने तो पूरे के पूरे बीत गए। जब हम लॉकडाउन में गए थे उसके बाद फिर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और आज बहुत दुखद बात यह है, सूचना यह है कि आज भारत में रिकॉर्ड 500 से ज्यादा मौतें इस एक वजह से हुई और ये एक बड़ा मतलब ये एक बड़ा फिगर है। और तब जबकि हम सारे अपने उपाय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जी आप आप लोगों के पास तो एक अलग सी स्थिति इस वक्त आ गई है। मरीज आता है, कई बार उसको पता होता है, कई बार उसको पता नहीं होता है। दूसरी तरफ ये है कि सरकार के बहुत सारे ऐसे नियम कानून आप लग गए हैं जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत मुश्किल हो रहे। तो दो सवाल आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि आम जनता को ये जानना होगा कि बहुत सारे बाजार में, बहुत सारी मीडिया के भीतर खबरें आ रही, कभी आ रहा है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवा चल जाए, कभी कोई एक नाम बता रहा है कि ये हो जाए। तो मतलब इसमें तो नीम हकीम खतरा है, जान वाली बात है। लेकिन मुश्किल ये है कि जो अथॉरिटीज है वो कुछ बहुत साफ बोल नहीं रही हैं। आप किस से इस स्थिति को फेस कर रहे हैं और कैसे मरीज का इलाज संभव हो पा रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए उत्तर जी, पहले तो प्रोफेसर अशोक साहब का स्वागत हम करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये बीमारी है क्या। ये एक इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है जो एक वायरस से होती है। तो किसी भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी के इलाज के लिए एक तो नेचर ने हमारे बॉडी को बना रखा है, जो हमारा बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम है, बॉडी रेजिस्टेंस सिस्टम है, वो इन चीज़ों को मैनेज करता है। इस बीमारी में अच्छी बात यह है कि इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। तो ढेर सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये बीमारी हो भी रही है, उनके अर्लियर सिम्टम्स भी आ रहे हैं, लेकिन बॉडी रेजिस्टेंस उनको ठीक कर देती है। दूसरी चीज दवाइयों की बात है, इलाज के लिए दवा की जरूरत है। तीसरी चीज प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिवेंटिव मेजर के लिए हमको वैक्सीन की जरूरत है। ये 3-4 स्टेप है। सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि बेसिकली इस बीमारी के साइन सिम्टम क्या है। अब बात ये है कि इसके साइन सिम्टम इतने कॉमन है और खासकर चेंजिंग सीजन में फीवर, कॉमन कोल्ड का, गले में खराश, ये तो ऐसी चीज है जो हर आपको आज के डेट में हर दूसरे या आप 10 मरीज में से 8 मरीज में साइन सिम्टम। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रोफेसर अशोक कुमार जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया अवेयरनेस और उसमें मैंने बताया कि ये बहुत आवश्यक, कोई भी बीमारी हो उसके साथ ये जितनी जल्दी से जल्दी उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट उतना ही संभव है। एक ये जो सबसे मुझे लगती है चिंता की बात लगती है कि आम जनता अभी अवेयर नहीं है। अवेयर तो है नहीं, लेकिन भयभीत बहुत है। उसका ऐसा मानना है कि कोरोना बीमारी हुई नहीं कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जब तक हम भय उसके नहीं हटा देंगे, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना बीमारी ये करीब 80% लोगों में ये बहुत माइल्ड इफेक्ट देती है और केवल 5% ऐसा कहा जाता है वो पेशेंट्स हैं या वो व्यक्ति हैं जिनको कोई और अन्य बीमारी है, या हृदय की बीमारी हो या मधुमेह की बीमारी हो, तो उनको जरूर सावधानी बरतनी होती है। तो सबसे पहले तो अपने मन से भय हटा दीजिए कि कोरोना अगर हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। ये बहुत बड़ा भय है और शायद ये एक ऐसा भय है जिसके कारण आपका थोड़ा भी खांसी जुकाम होता है तो आप कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं है, लोगों को बताते नहीं है, अपना जो बीमारी है लक्षण छुपाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूं, यही भारतवर्ष में है। हाँ, ये ये शुरू एक में बात जो आप
कह रहे हैं बहुत जरूरी बात है, और डॉक्टर त्रिलोक भी यही बात कह रहे थे कि इस मौसम में खास तौर पे 10 में से 8 लोगों को तो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार की समस्या बिल्कुल होती ही है, क्योंकि ये मौसम बिल्कुल बदल रहा है, सब कुछ है। बिल्कुल इसमें लोग इतना डर चुके हैं, ये कोरोना से ज्यादा एक भय की वजह बन गई है। और ये जो भय है, ये कहीं हमको ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है, बजाय इसके कि हम ये अच्छा, दूसरा ये क्वारंटाइन 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 वाला जो पूरा मामला चला, और उसके बाद फिर शुरू में तो सरकारों ने भी बड़ा पैनिक किया कि साहब को बिल्कुल लॉक एरिया लॉक कर देंगे, और ठीक है संक्रमण से फैल रहा है वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं वो सामान्य से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही हैं, तो आम आदमी भी डर जा रहा है। तो थोड़ा वो, और इस वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि लोग अगर संक्रमण है भी तो काफी टाइम तक वो छुपाने की कोशिश हो रही है, और उस छुपाने की कोशिश में स्थितियां बिगड़ भी जा रही हैं। तो एक तो बात हमारे विशेषज्ञों ने जो बात कही वो ये बहुत जरूरी बात है कि साहब अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार या इस तरह का कोई सिम्टम है तो बिल्कुल कतई ये मत मान लीजिए कि आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, और कोविड से संक्रमित हो गए। जितनी जल्दी आप डॉक्टर से परामर्श करेंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए वो भी अपने ठीक हो लक्षणों जाएंगे। को बताइए जी। तो मैं तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और और लेकिन जी हाँ, सावधानी बरतें। ये, और और एक अगर आप चीज देखिए, सावधान, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस के जो बहुत सारे लोग इस शोध में लगे हैं, वो तो अपनी पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, और डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने बहुत प्रयोग किए। महाराष्ट्र के कुछ डॉक्टर्स की मैं बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हम सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं और उससे सब ठीक हो जा रहा है। तो बॉडी बिल्कुल रेजिस्टेंस, डॉक्टर त्रिलोक हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहा है तो उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन उनका भी ये कहना था कि वो भी ये बात कह रहे थे कि जब कॉमन इस तरह की आ रही है तो हम सिम्टोमेटिक इलाज में जा रहे हैं। डॉक्टर त्रिलोक आ गए हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपके सामने कोई इस तरह का पेशेंट आ रहा है तो आप उसको क्या सलाह देंगे? उसका भय एक है, लेकिन उसके बाद सावधानियां क्या उसको रखें? देखिए उत्कर्ष जी, ढेर सारी भ्रांतियां हुई, ढेर सारे प्रिकॉशंस लिए गए जो पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एक इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है और उसके साइन सिम्टम इतने कॉमन है जो ढेर सारे बीमारियों में, खासकर चेंजिंग सीजन में, जैसा कि आपने भी बताया कि 10 में से 8 लोगों को ये चीज मिलेगी। अब फीवर है, कफ है, कॉमन कोल्ड है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया गया जिसकी वजह से इन तीनों चारों चीजों के होने के बाद कोई आदमी घर से निकल ही नहीं रहा है, ना तो अपने किसी डॉक्टर को बता रहा है। इवन जो हम लोग प्रैक्टिकली प्रॉब्लम झेल रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट दिखाने भी आ रहा है तो हम अगर उससे 4 बार पूछ रहे हैं तब उसको ये बता रहा है कि हमको बुखार भी हुआ था, क्योंकि उसको ये कह रहा है कि जैसे ही हम बताएंगे वैसे ही हमको तुरंत मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा, हमको डॉक्टरी सुविधा ही नहीं मिलेगी और हमको कोविड वार्ड में या आइसोलेशन में जो है भेज दिया जाएगा। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि सारी चीजें जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं या सही हो रही है। दिक्कत ये हुई कि एक नई बीमारी आई, नई बीमारी पहले चाइना और उसके बाद जो है यूरोपियन कंट्री से होते हुए आई। उन्होंने जिन चीजों को फॉलो किया, हमारी सरकार ने भी उस चीज को फॉलो कर दिया। उन्होंने पहले बताया कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, सबको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, इतने डिस्टेंस की जरूरत है। ये सारी चीजें हमारी सरकार ने भी पालन कर लिया। इसके बाद के लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगता है बहुत प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। जैसे कि मेरा ये हमेशा मानना है कि अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट है तो इसका ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेगा, और हमारे देश में एक ऐसी चीज स्थिति ला दी गई कि जिसमें सारे प्राइवेट डॉक्टरों को काम करने से रोक दिया गया। अब स्थिति ये कि जिस देश की मेडिकल फैटर्निटी 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा केवल प्राइवेट सेक्टर में है, आपने उस पूरे सेटअप को काम करने से रोक दिया। उसके बाद जब काम करने की परमिशन भी मिली तो ये कहते हुए मिली कि अगर ये साइन सिम्टम के पेशेंट मिलेंगे उनको जो है ट्रीट ना करके आप उनको रेफर कर दिए। रेफर करने में दिक्कत ये कि हम जब किसी पेशेंट को कह रहे हैं कि अगर आपको में इस तरीके के सिम्टम मिले तो ये कोविड हो सकता है, तो कोविड हो सकता है सुनते ही वो जो है वहां से जा ही नहीं रहा है, वो भाग जा रहा है। और अगर वास्तव में उसको कोविड है तो वो जितने लोगों को मिल रहा है उतने लोगों को वो संक्रमित करेगा। दिक्कत नई बीमारी,
हमको कुछ मालूम जी नहीं, जी। हमको ढेर सारे हिट अच्छा, एंड ट्रायल मेथड बड़ी सुने हैं। जी उत्कर्ष जी, कुछ कह रहे थे आप उत्कर्ष जी? नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि इस देश में जितने प्राइवेट डॉक्टर्स हैं भाई, डॉक्टरों की एक बड़ी संख्या जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही है, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। और इस तरह के जो आदेश आते हैं, वो तो एक बड़ी जो वर्कफोर्स, जो बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, जो इस पूरे पेंडेमिक से लड़ने के लिए आपके साथ आ सकती थी, उसको तो आपने खुद ही आइसोलेशन आइसोलेशन का ही एक अलग फार्मूला हो गया था। तो मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पर ये बात अगर हमारे नीति नियोक्ताओं को भी समझने की जरूरत है कि भाई डॉक्टर ही करेगा इलाज। सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर, उनको भी तो मौका दीजिए आप, उनको भी तो अपनी प्रतिभा दिखाने दीजिए, उनको भी तो इलाज ही करना है, उन्होंने भी तो संकल्प लिया है मरीजों को ठीक करने का। तो ये एक सवाल है। जी, आप अपनी बात पूछ लीजिए। हमने जहाँ से शुरू किए थे, अगर हम वहां से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा, हम किसी सिस्टम में किसी की कमी को ना बताते हुए। जैसे इस चर्चा का मुख्य विषय ये था कि कोरोना की कब से करें हम एक सारी जो घटनाएं हैं इनको माइनस करते हुए। देखिए, आपने अभी जी बताएं। वैक्सीन की बात करी, मुझे याद आ गया। जैसे आपने कहा कब तक वैक्सीन आएगी, तो पूरे विश्व में शोध कार्य चल रहा है, लेकिन कब तक आएगी ये कोई कह नहीं सकता। आपको ध्यान हो, एड्स के बारे में अगर आप देखिए, HIV 1994 से हमको मालूम है ये HIV वायरस है, और अभी तक 2020 तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। ये एक चांस की बात है। मैं ये नहीं कहता कि कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन नहीं बन पाएगी, लेकिन वैक्सीन बनने की ऐसी कोई जादू नहीं है कि वैक्सीन बन जाए, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। और समय इसलिए लगता है कि परीक्षण होता है, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल। तो बहुत सी जो ड्रग्स हैं जो वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं, फेज 2 तक तो बहुत अच्छे से पास हो जाती हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रायल होते ही there is some complication or something happens within our system that many of the drugs they do not succeed in it. So let us wait and hope कि at the earliest the vaccine will come, but it will take time, not so early as I think possible. प्रोफेसर साहब, एक सवाल हमारे दर्शक ने अभी पूछा था, और उनका ये पूछना था कि जो वैक्सीन के लिए जो रिसर्चेस हो रहे हैं उसमें हमारी सरकार का सपोर्ट कितना है, एक बात। और दूसरी बात ये जो आपने अभी बताई कि भाई वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा, क्लिनिकल सपोर्ट, तो आपकी जानकारी क्या कह रही है, क्योंकि आप हमेशा अपडेट रहते हैं मेडिकल रिसर्च से, तो आप इस वक्त कहाँ कहाँ ऐसे स्टेप पहुंच चुके हैं, दो चार ऐसी जगह, क्योंकि हमने ऑक्सफोर्ड का नाम बहुत सुना कि ऑक्सफोर्ड बहुत एडवांस हो गया है, और अब वो जो है ह्यूमन ट्रायल पे चला गया है, क्लिनिकल ट्रायल पे देखिए, चला गया है, 800 लोगों के ऊपर ऑक्सफोर्ड। वैक्सीन का सबसे पहले दावा तो चीन ने स्वयं किया था, उसके बाद इटली ने दावा कर दिया, हमारे पास ही वैक्सीन हो गई। और अभी आपने सुना होगा भारतवर्ष में भी किसी ने कहा कि वैक्सीन हो गई। लेकिन ये सब अभी भी मैं समझता हूं कि प्रायोगिक स्तर पर हैं और एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे। जब तक स्टैटिस्टिकल कोई सिग्निफिकेंस ना आ जाए, तो 2 मरीज ठीक हो गए, 5 मरीज ठीक हो गए, ये तो संभावना किसी भी इलाज से हो सकती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत लोग यूज करते हैं, होम रेमेडीज यूज करते हैं, होम्योपैथिक यूज करते हैं, लेकिन जब तक कि स्टैटिस्टिकली ये प्रूव ना हो जाए कि कितने लोग इससे ठीक होते हैं। और विशेष तौर से ये, जैसे मैंने बताया, वैक्सीन का ये मतलब नहीं है कि आप रोग से निदान पा जाएं। ये हमें देखना होगा कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। आप रोग से तो ठीक हो गए, साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाए। तो इसलिए जो वैक्सीन का जो समय लगता है बेसिकली वो इसलिए लगता है, ये नहीं कि वो रोगों के निदान के लिए हो जाए, लेकिन उसके कोई दुष्परिणाम नहीं होने चाहिए। तो साइड इफेक्ट्स को देखने के लिए समय लगता है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष में भी कुछ रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, और बहुत उम्मीद की जाए तो आज कुछ मेरे वैज्ञानिकों से बात हो रही थी, तो ये इटली में जैसे मैंने बताया, चीन ने बताया, अमेरिका में भी बताया और इंडिया में भी बताया, वैक्सीन पे काम हो रहा है। और ऐसी संभावना की जा रही है कि इस वर्ष के अंत तक
कोई ना कोई एक ऐसी वैक्सीन बन जाएगी या कोई ऐसी एक ड्रग बन जाएगी जो कि हमें इस रोग से निदान देगी। हमें आशा करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए। और सबसे मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, ये सबसे पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा, अगर आप लोगों से इसका भय दूर कर देंगे, अवेयर दूर कर देंगे, तो ये अपने आप ही लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगी। जो भय होता है ना, उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। वो इम्यून सिस्टम जो है वीक नहीं होना चाहिए ऐसे समय। बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य की भी बात है इसमें। डॉक्टर त्रिलोक रंजन, एक सवाल अभी शुभम वर्मा हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि शहरों में और शिक्षित वर्ग में कोरोना का ज्यादा डर लग रहा है, गांव को कोरोना डरने में नाकाम रहा, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं कि गांव में बहुत ज्यादा केसेस नहीं, शहरों में ज्यादा केसेस हैं। तो एक वजह तो हम लोग को ये समझ में आती है कि यहाँ पे जरा सोशल डिस्टेंसिंग कम पालन हो पाती है, भीड़ ज्यादा है। इसके अलावा भी क्या इम्यूनिटी को लेकर भी क्या ऐसा कुछ है क्या, या आपके पास इस तरह के केसेस कैसे आ रहे हैं? ये शहर और देहात वाला जो फर्क है। देखिए, जो हमारे पास जो आज के डेट में डाटा आते हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, वो ज्यादा के ज्यादा तो माइग्रेंट्स के केस हैं जो गांव में ही हैं, लेकिन आए वो बड़े शहरों से ही हैं। शहर में अभी भी केसेस गांव की तुलना में कम है। गांव में भी वो पेशेंट ज्यादा है जो बाहर से कहीं से आए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो, जैसे हम पहले से कह रहे हैं कि हमारा बॉडी रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, तो स्वाभाविक है शहरों में जो पोल्यूशन का लेवल है वो गाँव की तुलना में ज्यादा है। तो निश्चित तौर पे शहर के लोगों का, और खासकर डाइटरी हैबिट जो है, जो हम जंक फूड और बाकी सारी चीजें ज्यादा खाते हैं, हमारा बॉडी रेजिस्टेंस निश्चित तौर पे गांव के लोगों के हिसाब से कम है शहर के लोगों का, गांव में। और तीसरी चीज जो है, जो रेजिडेंस का वो है, प्रॉपर वेंटिलेटेड मकान जो है, दूर दूर उनके घर बने हुए हैं, कई मील के बीच में जो है एक जो है गांव है, लोग फ्रेश एयर ले रहे हैं। इन सारी चीजों का असर जरूर है कि शहर में एक साथ कंजेस्टेड मकान है, बहुत नजदीक लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इनके लिए कठिन है, डाइटरी हैबिट इनकी अच्छी नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज इनके डाटा में ही नहीं है आज के डेट में। गांव का तो एक सामान्य व्यक्ति भी कई मील टहल के आ जाता है। इन सारी चीजों की वजह से निश्चित तौर पे शहर की पब्लिक ज्यादा जो है ससेप्टेबल है बनिस्बत गांव के, ये तो सच्चाई है। ठीक बात है। तो देखिए, अब ये चर्चा इतनी इंटरेस्टिंग चर्चा है और ये विषय इतना महत्वपूर्ण इस वक्त हो गया है कि लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। ये बड़ा संभव नहीं है कि हम अपने छोटे 30 मिनट के कार्यक्रम में हम सारी बातें कर ले, लेकिन ये जरूर है कि हमारे दर्शक जिस तरह से प्रश्न कर रहे हैं, कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें फिर से तलाशने पड़ेंगे। आज आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर अशोक कुमार, आपने बताया कि वैक्सीन बनने की प्रक्रिया कैसे चल रही है और कितना वक्त लगना है, क्या उसके भीतर समय हमको इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर त्रिलोक रंजन ने जो सबसे खास बात बताई और प्रोफेसर अशोक कुमार जी ने खास बात बताई, वो ये कि भय ज्यादा बड़ा संक्रमण है। इस विषाणु की अपेक्षा इस विषाणु से संक्रमित होने का भय जो है वो हमें ज्यादा परेशान कर रहा है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखिए। आप अपने ये सोचने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि इसमें जो कैजुअलिटी रेट है वो बहुत ही कम है। तो बीमारी आएगी, बीमारी जाएगी और हम उससे उबर के आएंगे, क्योंकि सफलता की ठीक होके बाहर आने की बहुत सारे किस्से हैं। अगर आप देखिए तो 58% जो रेट है इस वक्त, रिकवरी रेट चल रहा है इस बीमारी में। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हमको बहुत डरना चाहिए। हाँ, सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो सही बात है कि संक्रमित होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी विषाणु हो। और हमें पता नहीं कि हम किसको बीमार, खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग लोग या ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से ही पीड़ित हैं, उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो हमारे दर्शक से हमारी ये अपील है, हमारे दर्शकों से, कि वो भी सावधानी बिल्कुल न छोड़े, भयभीत भी ना हो। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में और हम फिर चर्चा करेंगे किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।